नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। गाजियाबाद में हिंडन का पानी कहर बरपाने लगा है। कल तक करेढ़ा के लोग इससे परेशान थे। आज अटोर नंगला से लेकर नूरनगर तक हिंडन नदी का पानी पहुंच गया। मजबूरन लोग पलायन कर रहे हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सरकारी स्कूल में रिलीफ कैंप बनाया गया है, जिसका केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी निरीक्षण किया और लोगों से बात की। हिंडन नदी में जलस्तर बढ़ने पर करेढ़ा गांव के बाद अटोर नंगला और नूरनगर तक भी पानी पहुंच गया है। इसके साथ ही धनखड़ स्टेडियम से लेकर कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। 4 से 6 फुट तक पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है। कई पुलिस चौकियां भी बाढ़ की चपेट में हैं। कल देर रात से ही जिला प्रशासन की टीम एडीएम वित्त और राजस्व विवेक श्रीवास्तव और एसडीएम सदर विनय सिंह के नेतृत्व में बचाव और राहत कार्य कर रही हैं। प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से लोगों को उनके घर से निकाला जा रहा है। पानी बढ़ने से घबराए लोग खुद भी ज़रूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे हैं। गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने कंपोजिट स्कूल करेढ़ा में रिलीफ कैंप बनाया है, जहां सैकड़ों लोगों को अब तक पहुंचाया जा चुका है। अधिकारी बताते हैं कि लगातार हो रही बारिश के चलते हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। समीप के जिलों से समन्वय करके राहत का कार्य किया जा रहा है। संभावना है कि रविवार की दोपहर तक पानी कम होना शुरू हो जाएगा। एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिन कॉलोनी में पानी भर गया है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। नाव के जरिए लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकाला जा रहा है। केवल आदमी नहीं, बल्कि मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचे। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। वीके सिंह रिलीफ कैंप में भी पहुंचे। वहां लोगों से मिले, मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निस्तारण हो और किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्र सरकार के 7वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। गाजियाबाद में ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह शामिल हुए। उन्होंने 62 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए। केंद्र सरकार के 7वें रोजगार मेले के तहत गाजियाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयकर विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री वीके सिंह ने 62 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि रोजगार मेला देश में युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब इस सरकार ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, तब लोग इसे सच नहीं मान रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे सच करके दिखाया है। पहले आसपास के लोगों को नौकरी लगने का पता तक नहीं चलता था, लेकिन आज इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि देश के लोगों को पता चल सके कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है। आप अपनी परीक्षा देते थे, इंटरव्यू देते थे, उसके बाद आपके घर नियुक्ति पत्र पहुंचता था। ज़्यादा आपके मोहल्ले वाले को पता चलता था। मोहल्ले में भी मैं कहूँगा कि कम लोगों को, पड़ोसियों को जरूर पता चलता था कि आपकी नियुक्ति होगी। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कितने लोगों को काम मिला, कितने लोग कहाँ पर जा रहे थे। लेकिन जब से ये चीज शुरू की गई कि देखिए नियुक्ति पत्र के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, तभी जाके पता चलेगा कि कितने लोग। वीके सिंह ने कहा कि आज जिनको नियुक्ति मिली है वो इसलिए ताकि वो लोग देश की उन्नति में अपना सहयोग करें। आज देश दुनिया में स्टार्टअप के मामले में नंबर 1 है, तो वही न्यू स्टार्टअप में दुनिया में अव्वल आ रहा है। इसके बाद पीएम मोदी के लाइव संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में 70,000 लोगों को बटन दबाकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद पुलिस के सिपाहियों ने अजीब ही कारनामा कर दिखाया। उन्होंने चोरों से चोरी की रकम ही हड़प ली। इस मामले की शिकायत हुई तो पुलिस के अधिकारियों ने जांच की। दोषी पाए जाने पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है और इस घटना में जो शामिल सिपाही हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दिनांक 19 जुलाई 2023 को मेरे कार्यालय में एक प्रार्थनी द्वारा ये एप्लीकेशन दिया गया तथा उसमें ये सूचना दी गई
कि भजनपुरा दिल्ली में स्थित उनके मकान पर दिनांक 25/26 मई 2023 की रात्रि में चोरी हुई थी, जिसमें कि 3,60,000 रुपये की चोरी हुई थी। प्रार्थी द्वारा ये भी सूचना दी गई तथा आरोप लगाया गया कि जब ये दोनों चोर अगले दिन यानी कि 26 मई 2023 को DLF क्षेत्र जो कि थाना शालीमार गार्डन के अंतर्गत आता है उसमें आए थे, तो वहाँ पर 2 पुलिसकर्मियों द्वारा इनके पैसे ये छीन लिए गए थे। आरोपों की गंभीरता देखते हुए तत्काल ACP शालीमार गार्डन को जांच दी गई। जांच से इन आरोपों की प्रथम दृष्टया सत्यता पाए जाने पर थाना शालीमार गार्डन में तैनात 2 पुलिसकर्मी जिनका नाम धीरज चतुर्वेदी तथा इंद्रजीत है। पेड़ लगाओ की थीम पर उत्तर प्रदेश में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार में 12,000 पौधे लगाए गए। इन पौधों की रक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी CISF ने संभाली है। केंद्रीय मंत्री VK सिंह यहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आओ पेड़ लगाओ की थीम पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में वृहद पौधारोपण अभियान चलाया गया। गाजियाबाद में हिंडन नदी के पास स्थित नंदन वन में पौधारोपण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि VK सिंह ने पौधारोप कर अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ सिर्फ हमें हवा नहीं देते बल्कि हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। हमारी पिछली पीढ़ियों ने इन संसाधनों की रक्षा की, हमें भी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा करना चाहिए। आगे चलकर यही पौधा आपके जीवन में उपयोगी साबित होगा। इसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी जो है अपने रोड्स के साथ साथ बहुत सारे पेड़ लगा रही है। पीछे उनका भी एक प्रोग्राम हुआ था। हमारी कोशिश ये है कि इतने पेड़ लगाए जाएं कि आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो। और आप भी अगर अपने घर में पेड़ लगाते हैं तो ऐसा पेड़ लगाइए जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। खासकर जो हमारे इंडिजिनस प्लांट है, जो यहाँ पर उगने वाले जो पौधे हैं, जो कि पीपल है, नीम है, बड़ है, ऐसे करके बहुत सारे पौधे हैं जो कि ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जरूरी है हम लोगों के लिए कि ऐसी चीजों को हम करें। और साथ साथ कई बार मुझे लगता है कि हम 1 दिन या 2 दिन जब वर्षा ऋतु शुरू होती है आते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसके बाद अगले साल का इंतजार करते हैं। VK सिंह ने इस दौरान उपस्थित स्कूली छात्रों से पौधारोपण करने की अपील की। CDO विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं। जो हमें जीवन देता है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस दौरान CISF ने रोपे गए पौधों के संरक्षण और देखभाल का जिम्मा लिया। स्कूली छात्रों ने पर्यावरण बचाओ संदेश देते हुए नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विभावरी हाउसवाइफ एसोसिएशन का तीज मेला आज से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने किया। यहाँ तकरीबन 90 स्टॉल लगाई गई हैं जिनमें हैंडमेड सामान बिक्री के लिए उपलब्ध है। विभावरी हाउसवाइफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीज मेले का आज शुभारंभ हो गया। इसका उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने किया। पूनम ढिल्लों ने एसोसिएशन की महिला सदस्यों के साथ सभी स्टॉल का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि आज पर्व मनाने का तरीका बेशक बदल गया है, लेकिन हमारी परंपराएं आज भी जीवित हैं। इस तरह के आयोजनों से महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं को एक छत के नीचे खरीदारी का अवसर भी मिलता है। तीज का पर्व ही महिलाओं के लिए खुशी और सांस्कृतिक का पर्व है। इस मौके पर एसोसिएशन की चेयरपर्सन पिंकी मंगल, अध्यक्ष चारू जैन, ऋतु गोयल, रीना, संगीता गोयल, प्रीति कश्यप, अनीता जैन, रचना जैन, कविता गुप्ता, अनीता गुप्ता मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग के चेयरमैन जस्टिस नरेंद्र जैन आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग संस्थान के चेयरमैन जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान वो अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रतिनिधियों से मिले। बैठक में चेयरमैन नरेंद्र कुमार जैन ने अल्पसंख्यक संस्थानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उन योजनाओं को कितना बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है इस पर चर्चा की। नरेंद्र जैन ने अल्पसंख्यक एजुकेशनल संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। जो समस्याएं संस्थानों के सामने आ रही हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में 25 जुलाई से जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होगी। ये प्रतियोगिता 31 जुलाई तक चलेगी।
यहाँ अंडर 19 से लेकर सीनियर वर्ग तक के अलग अलग मैच कराए जाएंगे। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 9वीं जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 25 से 31 जुलाई तक नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित जायसवाल ने बताया कि प्रतियोगिता बालक बालिका वर्ग में नॉकआउट आधार पर होगी, जिसमें अंडर 19 सीनियर मास्टर चैंपियनशिप वर्ग भी कराई जाएगी। मास्टर्स वर्ग में 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65 आयु वर्ग के मैच कराए जाएंगे। मास्टर्स के सभी मैच 29 जुलाई को होंगे। 55 से 65 वर्ष तक के मैच 30 जुलाई को, सीनियर्स के मैच 30 और 31 जुलाई को होंगे। 31 जुलाई को विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि चैंपियनशिप का शुभारंभ महापौर सुनीता दयाल द्वारा किया जाएगा और समापन समारोह में विधायक अतुल गर्ग मौजूद रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता नवीन कुमार द्वारा की जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सब जूनियर अंडर 13 के मुकाबले भी 10 से 13 अगस्त तक होंगे, जिनमें 40 खिलाड़ी भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये आज का बुलेटिन, अब खबरों का पोस्टमार्टम। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसक घटना की चर्चा चारों तरफ है। संसद भी इससे प्रभावित हुई है। राजस्थान में भी कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें एक ही परिवार के 6 लोगों को जलाकर मार दिया गया। बंगाल से भी महिला उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन तीनों राज्यों में एक सबसे बड़ी खबर राजस्थान से है। यहाँ प्रदेश सरकार के एक मंत्री को सच बोलना भारी पड़ गया। सरकार की कार्यशैली पर, महिलाओं के अपराध पर उन्होंने सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसे मंत्रिमंडल से ही बाहर कर दिया। सच बोलने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से सस्पेंड कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की। सबसे ज़्यादा चर्चा में आजकल यही है। दरअसल राजस्थान की सियासत में शुक्रवार की शाम को एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। महिला सुरक्षा को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले राज्य के मंत्री राजेंद्र गुड़ा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। वो गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री थे। अकेले कल का ही बयान नहीं, इससे पहले भी कई बार वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके थे। उनका सियासी सफर में बताता हूँ क्या है। राजेंद्र गुड़ा राजस्थान के झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं। अरावली की वादियों में बसा हुआ उदयपुर वाटी उपखंड का गुड़ा गांव राजस्थान विधानसभा में 2 विधायक भेज चुका है। राजेंद्र से पहले इनके भाई रणवीर यहाँ से विधायक थे। 2003 में उन्होंने लोजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उस समय चुनाव प्रचार की पूरी कमान राजेंद्र के हाथ में थी। 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजेंद्र गुड़ा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े। उन्होंने कांग्रेस के विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा और भाजपा के मदन लाल को चुनाव में हराया। इसी के साथ पहली बार राजस्थान विधानसभा का वो सदस्य बने, हिस्सा बने। चुनाव के बाद राजेंद्र बसपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उस समय उन्हें अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान हैं उन्होंने पर्यटन मंत्री बनाया था। 2013 का विधानसभा चुनाव राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस बार वो हार गए। उन्हें भाजपा के शुभकरण चौधरी ने 11,000 वोटों से हराया। वर्ष 2015 में जनवरी महीने में राजेंद्र फिर से कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बसपा ने 2018 के चुनाव में उन्हें फिर से विधानसभा का टिकट दिया। इस बार उन्होंने भाजपा के शुभकरण चौधरी को 5,000 से अधिक वोटों से हराया। 2018 में विधानसभा चुनाव में बसपा के 6 विधायक जीते थे, जिनमें राजेंद्र गुड़ा थे, जोगेंद्र सिंह अवाना, वाजिब अली, लाखन सिंह मीणा, संदीप यादव और दीपचंद खेरिया थे। सितंबर 2019 में राजेंद्र समेत सभी 6 के 6 बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। पहले ही लोग कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। दरअसल 2020 में जुलाई अगस्त के महीने में गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने बगावत की थी। उस वक्त राजेंद्र गुड़ा गहलोत समर्थक विधायकों में शामिल थे। गहलोत सरकार के लिए नंबर कम पड़े तो उन्होंने सरकार का भी समर्थन कर दिया। इस घटना का जिक्र राजेंद्र खुद कई बार कर चुके हैं। नवंबर 2021 में जब राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसमें राजेंद्र गुड़ा भी थे। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण और पंचायती राज मंत्री इन्हें बनाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार की शाम राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा राज्यपाल कलराज मिश्र से की थी। कुछ ही घंटों में राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए
उन्हें बर्खास्त कर दिया। हुआ यह था कि राजेंद्र ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए घेरा था, सरकार को आईना दिखाया था। राजेंद्र ने कहा था कि मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में हम महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल हैं। राजेंद्र गुड़ा का ये कोई पहला बयान नहीं था, इससे पहले भी उन्होंने अपनी सरकार पर कई सवाल उठाए थे। खेल का जिक्र हो और क्रिकेट की बात ना हो, ये संभव नहीं है। कम से कम भारत में तो क्रिकेट धर्म है और खेलने वाले भगवान। अभी हाल ही में जो टेस्ट मैच हुआ है, विराट कोहली ने 500वां टेस्ट मैच खेला, उसमें शतक लगाया, इसलिए क्रिकेट फिर से चर्चा में है। मैं क्रिकेट के इतिहास की बात करना चाहता हूँ। ये माना जाता है कि आधुनिक क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड की उपज है। ये बताया जाता है कि फ्रेंच भाषा में एक शब्द है क्रोक्वेट, इसी से क्रिकेट का नाम लिया गया। इसके क्रिकेट की उत्पत्ति जो शब्द है यहीं से ली है, ये माना जाता है। 450 ईस्वी या 1066 ईस्वी काल में क्रिकेट की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के वेल्ड में रहने वाले बच्चों ने उस दौरान इस खेल को खेला था। क्रिकेट को वयस्क खेल के रूप में खेले जाने का पहला प्रमाण 1611 ईस्वी में मिलता है। उस दौरान इसे लड़कों के खेल के रूप में परिभाषित किया जाता था, जाना जाता था। इंग्लैंड से पहले क्रिकेट को अलग अलग नियमों के तहत गेंद और डंडे से खेला जा रहा था। 17वीं सदी में क्रिकेट एक ग्रामीण खेल के रूप में मशहूर हो गया। धीरे धीरे इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग चर्च न जाकर क्रिकेट खेलने रविवार को निकल जाया करते थे, इसीलिए रविवार के दिन क्रिकेट खेलने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाता था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रिकेट ने खुद को लंदन और इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में काउंटी क्रिकेट के रूप में जन्म ले लिया था, खेलना शुरू हो गया था, स्थापित हो गया था। इंग्लैंड के उपनिवेशिक क्षेत्रों में प्रसार के चलते धीरे धीरे इंग्लैंड के अन्य हिस्सों में भी ये खेल लोकप्रिय हो गया। 1744 ईस्वी में क्रिकेट के पहले नियम बनाए गए। इसके एक साल बाद महिलाओं को भी क्रिकेट का हिस्सा बना लिया गया। महिलाओं का पहला क्रिकेट मैच 1745 में खेला गया था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन 1760 में बना था। 1744 में बनाए गए क्रिकेट के नियम 1774 में बदले गए। इस बार LBW, मध्य स्टंप, अधिकतम बल्ले की चौड़ाई जैसी कई चीज़ें जुड़ी। इन नियमों को कोर्ट स्टार एंड गार्डर क्लब द्वारा तैयार किया गया था। MCC के गठन और 1787 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के खुलने तक हैम्पशायर व हैम लंदन क्लब 30 वर्षों तक इस खेल का प्रमुख बंधु रहे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी उपनिवेश, जहाँ जिन जिन देशों में अंग्रेज शासन था वहाँ पर क्रिकेट की शुरुआत हुई। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले क्रिकेट खेला गया। 18वीं शताब्दी में दुनिया के दूसरे देशों में भी खेल पहुँच गया था। वेस्ट इंडीज़ और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविक इस खेल को लाए। 1788 में उपनिवेशीकरण शुरू होते ही ये खेल ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ये खेल न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। इंग्लैंड के जब उपनिवेशीकरण का अस्त हो रहा था, 15 जून 1909 को ICC की स्थापना की गई और इसे क्रिकेट का संरक्षक संस्था बनाया गया। भारत में क्रिकेट 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ने पर 1792 में पहले क्रिकेट क्लब का निर्माण हुआ, जो कलकत्ता में हुआ था। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। पहला वनडे मैच 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला गया। 1960 ईस्वी में भारत में कई सुधार इसमें किए गए थे। ये हुई क्रिकेट की बात। अब एक सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी सुविधा, सबसे बड़ा दुख या सुख, आप जो कहना चाहें, मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ। स्मार्टफोन तेज़ी से हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। आलम यह है कि स्मार्टफोन के बिना हम एक पल भी बिताना संभव नहीं करते, सोचते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होता है। बिल का भुगतान हो, ईमेल हो, गेम खेलना हो, सोशल मीडिया पर दोस्तों परिवारों से बात करनी हो, देश विदेश की जानकारी लेनी हो, हर चीज़ के लिए स्मार्टफोन आपके पास है। लेकिन कई वजह से ये एक परेशानी भी बन गया है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्मार्टफोन से बच्चे हो रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना चाहते हैं तो उन्हें आउटडोर गेम्स खिलाएं, बाहर खेलने के लिए भेजें, फिटनेस एक्टिविटीज़ में उन्हें शामिल करें, जिम भेजें। सबसे अच्छा तो यह है कि मोहल्ले में उन्हें घूमने दें। इसके अलावा आप बच्चों को तैराकी सिखाएं, साइकिलिंग के लिए प्रोत्साहित करें, मार्शल आर्ट उन्हें सिखाएं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस जैसे गेम भी उनको खिला सकते हैं, इनमें उनकी रुचि पैदा कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ये सब करता है तो निश्चित रूप से स्मार्टफोन को हाथ में कम लेगा। इसके अलावा आप बच्चों को प्रकृति के करीब ले जा सकते हैं।
उन्हें लंबी पैदल यात्रा कराएं, कीपिंग कराएं, गार्डनिंग जैसी चीज़ें उन्हें सिखाएं, प्राकृतिक सुंदरता उन्हें दिखाएं। इससे भी वो फ़ोन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन पर ही लगा रहता है तो इस आदत को छुड़वाने के लिए आप उसे किताब पढ़ने की आदत डालें। इसके लिए आप खुद किताब लेकर साथ बैठें और उसे अपने साथ ही पढ़ाएं। इससे भी वो स्मार्टफोन से दूर हो जाएगा। इसके अलावा समाज सेवा के कार्यों से उसे जोड़ना चाहिए। समाज में उठ बैठ सिखानी चाहिए। आसपास के बुज़ुर्गों से वो बात करेगा, समाज के बारे में जानेगा, सीखेगा बच्चा, तो निश्चित रूप से स्मार्टफोन से दूर रहेगा और आपकी एक बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की तमाम खबरों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और अगर आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।